गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बेटा। तो कल मैंने आपको जो टेबल के बारे में पढ़ा दिया था, जितना आवाज और दिखाई मैं क्लियर दे रहा हूँ, आवाज भी क्लियर आ रही है? ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, तो कल मैंने आपको जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। मॉसले का एक लॉ बताया था कि मॉसले ने मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया था, जिसमें उसने बताया था कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट व्हेन डन in increasing in order of their increasing atomic numbers, not mass number, they tend to repeat their property after a regular interval of time. That was modern periodic law. ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या जिसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाँ बेटा, बस अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा। और इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल थी दैट वाज आल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल थी वो, है ना। तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और अब तक की पीरियोडिक टेबल में क्या अंतर है? इस पीरियोडिक टेबल में वी हैव 7 पीरियड्स। यही मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल में था, मतलब मॉसले में, यही मेंडली में था 7 पीरियड्स। बट यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, वी हैव 18 ग्रुप्स। यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो 18 ग्रुप्स हैं, और ये जो होते हैं ग्रुप्स जो होते हैं वो वर्टिकल कॉलम्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स 18 ग्रुप हैं टोटल, है ना। और अब तक हमने देखा था कि 8 या 9 ग्रुप थे, और दिस वाज गिवन बाय, मतलब मेंडली पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और मॉडिफाइड मेंडली में 9 ग्रुप थे। अब बात करें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। हाँ, इट वाज गिवन बाय बोहर, बुरी, रेंग एंड वर्नर। रेंग एंड वर्नर, इसमें इन दो ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इनका मॉडल था। मॉडल प्रपोज्ड बाय देम concept of electronic configuration was taken। ठीक है बेटा, बोर, बुरी, रेंग एंड वर्नर ने ये टेबल दिया था, जिसमें कि it was based on बोर-बुरी electronic configuration concept and atomic number, whereas the model was proposed by रेंग एंड वर्नर। ठीक है बेटा। IUPAC ने अब 18 वर्टिकल कॉलम कर दिए, 1 to 18 ग्रुप जिसको बोला गया है। अब मैं क्या करता हूँ, कोरिलेट करता हूँ 18 ग्रुप्स को। जैसे कि आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर लिखूं, चलो टेबल ही बना देंगे पूरी, है ना, तो आपके लिए सही रहेगा। या पहले लिख देते, पहले कंपेयर कर देते, फिर बना देंगे, है ना। तो यदि मैं देखूं तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ लिथियम है, और फिर उसके बाद सोडियम है, उसके बाद में पोटेशियम है, फिर रुबिडियम सीजियम आगे देख लेंगे। और इधर लिथियम के बाद में बेरिलियम है, और यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ स्कैंडियम है, एंड देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, एंड here we go with the गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन। सो ये सेकंड पीरियड चल रहा है एक तरीके से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये चल रहा है, समथिंग लाइक दिस। और इसको हम आगे बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, नियॉन, और इसके ऊपर देखा जाए तो वी विल हैव हीलियम। करेक्ट है। नीचे की बातें अभी मैंने नहीं लिखी, लिख दूंगा, लेकिन अभी मैं कंपेयर करा रहा हूं तो इसलिए मैंने एक लेवल तक ही इसको लिखा है। तो इट गोज ऑन लाइक दिस, ठीक है ना। आगे और भी है नीचे, बट कंपेयर करें तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब यहाँ से चालू है, तो इसको इधर से मैं मिटा देता हूँ जिससे कि कोई डाउट ना रह जाए। इधर तो कुछ है नहीं बेटा, तो इस वाले पोर्शन को हमको मिटा देना चाहिए, ठीक है ना। इस वाले पोर्शन को हमको मिटा देना चाहिए, ठीक। चलो, तो अब कंपेयर करें तो यहां मैं ये कर देता हूँ, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये आया 1, ये आया 2, और इसको हम लिखते हैं 1A और इसको लिखते हैं 2A, है ना बेटा। अब इसको जो हम लिख रहे हैं, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, एटीन कॉलम्स हो, ठीक है बेटा। अब इसकी बात करूं तो दिस इज 3B, दिस इज 4B, दिस इज 5B, this is 6B, this is 7B, and this is 8th group. This is 8th group, and now this is 1B, and this is 2B, this is 3A, this is 4A. आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्या स्थान था वो है। This is 5A, this is 6A, this is 7A, and this is of course 0th group। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना चाहिए कायदे से, दिस इज 0th ग्रुप, क्योंकि मेंडली पीरियोडिक टेबल में था ही नहीं, है ना। तो आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना बेटा। यदि कोई आपसे बोले कि जो चीज आज 7th पीरियड है मेंडली पीरियोडिक टेबल में, वो कहाँ थी, तो बोलना 7B में था। बोले बेटा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक, यदि आप बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो आपको मॉड्यूल में दिया, आप बाद में बैठ के बना लेना, लेकिन कभी ना कभी तो बनाना पड़ेगा, है ना। अब ध्यान से सुनो आप बात को, ये 1A 2, अब ये तो 18 कॉलम्स हो गए, है ना। सोया मत करो, सोते हो ना तो फिर समझ में नहीं आता, जागते रहा करो। ये 18 कॉलम्स हो गए। अब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल यदि आपको याद हो तो मेंडलीफ ने हर ग्रुप को, जैसे 1 ग्रुप को 2 भाग में बांटा था, 1A और 2A में बांटा था, ऐसे 2 को 2 भाग में बांटा था, दैट वाज 2A एंड 2B में बांटा था। अब बोलो याद आया। ऐसे ही 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, इनको AB ग्रुप्स में बांटा था। अब हाँ कर दो पाठक जी, ये याद आया आपको, दिव्या पाठक, याद आया कि हमने 1A और 2A को A और B में बांट रहे थे ना, बस ठीक है बेटा। 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट थे, यदि लास्ट क्लास याद हो तो 9 एलिमेंट मैंने आपको 8th ग्रुप में लिख के दिए थे, है ना। तो ये क्या चल रहा है, ये कंपैरिजन चल रहा है एक तरीके से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या जो IUPAC ने पीरियोडिक टेबल दिया है उसका मेनली पीरियोडिक टेबल से। मतलब जो एलिमेंट आज मान लो 7th ग्रुप में है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, वही एलिमेंट जो है वो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कहाँ था। तो आप इसको देख करके बता सकते हो कि वो एलिमेंट मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 7B में था। क्लियर है बेटा, आगे आप सबको समझ में, गॉट इट, गॉट इट एवरीवन, ओके गुड। अब आपको कंफ्यूजन एक जरूर अराइज होगा, मैं बताऊं, ये कंफ्यूजन कई लोगों को होता है, बच्चों को नहीं टीचर्स को भी ये कंफ्यूजन है। यदि आप एनसीईआरटी ध्यान से देखोगे तो आप कहो तो मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ बेटा, यदि आप कहो तो मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, इतना सब लोगों ने लिख लिया हुआ शायद ना, तो मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, है ना। अब सभी लोग यदि अपनी एनसीईआरटी आपके पास होगी और आप अपनी एनसीईआरटी को चेक करोगे तो कुछ बच्चों की एनसीईआरटी में जस्ट रिवर्स लिखा होगा, यदि आप देखो तो कुछ बच्चों की एनसीईआरटी में इसको ए लिखा होगा। क्या किसी के पास एनसीईआरटी इसमें ए लिखा हो फिलहाल, किसी के पास भी एनसीईआरटी इसमें ए लिखा हो। ओके, जानवी के पास एनसीईआरटी है, और क्रिश क्रिश के साथ, क्रिश के पास है, समीर के पास है, प्रागी के पास है। ओके, जिसमें यहाँ ए लिखा हुआ है, बी नहीं लिखा हुआ है, और वहां पर बी लिखा हुआ, और वहां पर बी लिखा हुआ है बेटा एनसीईआरटी में ऐसा।
अब इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, उनको ये लगता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब क्या सही है क्या गलत है। देखो, और मॉड्यूल में यदि आप देखोगे तो मॉड्यूल में ये एक ही चीज लिखी है, ए और बी नहीं लिखा है मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल के अंदर एक ही चीज लिखी है। अब क्या होता है बेटा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि मॉड्यूल में यदि आप लाइन देखोगे तो बहुत स्पेसिफिकली मॉड्यूल के अंदर एक लाइन लिखी है और वो उन्होंने लिखा है कंपैरिजन विद द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जब उन्होंने ये ए बी लिखा है एनसीईआरटी में, तो आप वहां पर देख लो क्या उन्होंने कहीं पर ये लिखा है, इट इज अ कंपैरिजन विद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ए बी लिखते हुए, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। लेकिन मॉड्यूल में उन्होंने लिखा है दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन ए एंड बी। समझ रहे हो बात को? तो दोनों में डिस्क्रिपेंसी क्या है, क्या एनसीईआरटी में एक एनसीईआरटी में गलत और एक में सही है? नहीं, दोनों में सही है। बात क्या है, यदि मेंडलीव से कंपेयर किया जाए तो ये वाला सही है। परंतु क्या होता था ओल्डन डेज में, दो क्लासिफिकेशन के रूल चलते थे। एक सिस्टम था यूरोपियन सिस्टम और एक था अमेरिकन सिस्टम। ठीक है बेटा, जो यूरोपियन सिस्टम था वो जो चीजें लेफ्ट में आती थी, जो चीजें लेफ्ट में आती ना टेबल के, उनको वो लोग मानते थे ए और बी। यूरोपियन सिस्टम में लेफ्ट में बी मानते थे और राइट में ए मानते थे, है ना। सो यूरोपियन सिस्टम में लेफ्ट में बी मान रहे थे, जो चीज लेफ्ट में लिखी हुई थी उसको वो बी मानते थे, और टेबल के जो राइट में होता था उसको ए मानते थे। ठीक है बेटा, उसको वो ए मानते थे। और यदि देखा जाए अमेरिकन सिस्टम, तो अमेरिकन सिस्टम में वो क्या करते थे, अमेरिकन सिस्टम में जो लेफ्ट पे लिखा जाता था उसको ए मानते थे, और जो राइट पे लिखा जाता था उसको बी मानते थे। करेक्ट बेटा, है ना। अब ये क्या है, आजकल ये चलता नहीं है, मैं आपको सही बोलूं, ये सिस्टम्स आजकल चलते नहीं है। बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या, सही आ रहा है, क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है, ओके डन। चल, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, है ना। मैं वैसे तो मैं सही लिख रहा हूँ जो भी लिख रहा हूँ, पर फिर भी ये हो सकता है कि मुझसे यदि ये गलती होगी कि मैंने उल्टा लिख दिया होगा, तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूंगा, मतलब डाउट ग्रुप पे लिख दूंगा कि मैंने उल्टा लिख दिया। वैसे मेरी याददाश्त में, क्योंकि आजकल बुक्स में देते नहीं है, तो मुझे जितना याद है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, है ना। बेटा सब लोगों को क्लियर आ रहा है ना, बिल्कुल सब लोगों को क्लियर आ रहा है, ब्लर ब्लर तो नहीं आ रहा है ना, क्लियर आ रहा है। क्यों, आज मौसम थोड़ा खराब है, हो सकता है बेटा आपके यहाँ पर कुछ दिक्कत हो। सब लोगों को क्लियर आ रहा है, सब बच्चे ही बोल रहे हैं, एक आध बच्चा बोल रहा है ब्लर आ रहा है, लेकिन बाकी सबको क्लियर आ रहा है ना। हाँ, आपको कौन सा फॉलो करना है ये भी आपका प्रश्न सही है। एक सेकंड आप होल्ड रखना जरा, मैं देखो। नहीं यार वो कनेक्टेड तो है, सही सही कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो, अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, आपको कोई फॉलो नहीं करना है, मैं तो आपको सिर्फ जवाब दे रहा हूँ उस चीज का जो आपने अब तक ये कंफ्यूजन क्यों है उसका जवाब दे रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यूरोपियन सिस्टम है उसमें लेफ्ट में बी लिख रहे हैं और राइट में ए लिख रहे हैं, और जो अमेरिकन सिस्टम है उसमें लेफ्ट में ए लिख रहे हैं और राइट में बी लिख रहे हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उल्टा लिख दिया है, मतलब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उल्टा लिख दिया है। लेट मी राइट इट ए एंड लेट मी राइट इट बी, क्योंकि बहुत जोर से मेरे को फील आ रही है कि ऐसा है। अब खैर इट इज ऑफ नो यूज टू यू, बस मैं आंसर दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी ने ये क्यों किया है। अच्छा बेटा, जिनकी एनसीईआरटी में उल्टा लिखा हुआ है, आप मुझे एक बताओ, यहाँ पर एनसीईआरटी ने ए लिखा है या बी लिखा हुआ है? जल्दी से देख के बताओ अपनी एनसीईआरटी में, यहाँ पर एनसीईआरटी ने ए लिखा है या बी लिखा हुआ है? नहीं नहीं, अब अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग है। जिन एनसीईआरटी में इसको इसको बी लिखा है, उन एनसीईआरटी ने इसको क्या लिखा है, इसको भी बी लिखा होगा, लिखा हुआ ना बेटा बी। तो बस बात खत्म हो गई कि जो चीज पहले आ रही है, मतलब जो ए ब्लॉक और पी, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हैं, उनकी नेमिंग करते हुए उन्होंने नाम जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल किए हैं। मैं अपनी एनसीईआरटी में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद मेरी एनसीईआरटी में मुझे मिल नहीं रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के पास अलग अलग एनसीईआरटी है, उसमें आपने देख लिया होगा जो जो सिस्टम फॉलो किया गया है। ठीक है बेटा, तो खैर आगे बढ़ते हैं हम। उन्होंने इसको, जिसने ए लिखा है इसको, उसने इसको भी ए लिखा है, और जिसने इसको बी लिखा है उसने इसको भी बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि अलग अलग सिस्टम फॉलो होते थे। जब एनसीईआरटी ने इसको टोपा है, जब एनसीईआरटी ने इसको टोपा है, मेरी बात को ध्यान से सुन ले बेटा, यदि एनसीईआरटी में अलग अलग है भी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
ये क्या था, पहले के जमाने में अमेरिकन और यूरोपियन सिस्टम चलते थे, अब नहीं चलते हैं। अब IUPAC ने एक सिस्टम डिजाइन कर दिया, अब हमको वही फॉलो करना है। और उस सिस्टम में ए भी कुछ नहीं होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता है। बोलो हो, जल्दी बोलो यार, बात क्लियर है सब लोग को? बात क्लियर है? अब प्रेजेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। तो मैंने आपको उत्तर काय के लिए दिया है? मैंने आपको उत्तर इस बात के लिए दिया है कि ये ए और बी में डिस्क्रिपेंसी क्यों है। दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स दैट वाज फॉलोड इन दी प्रीवियस टाइम्स। ठीक है बेटा, जो पहले के समय में सिस्टम फॉलो होते थे उसके कारण ऐसा किया गया है। ठीक है बेटा, अब जिसकी एनसीईआरटी में जो सिस्टम दिया आपको मुबारक हो। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अथर बेटा अब चलो शांति रखो बेटा। मुझे पता है नो लैग नथिंग, सब क्लियर आ रहा है, ऐसा मेरे से कई बार बच्चे बोल चुके हैं, इसलिए अब मैं लाइन नहीं सुन रहा हूँ किसी की। आप इस पे ध्यान दो, वरना हर बार क्या होता है, हमारे लेक्चर वेस्ट हो जाते हैं इन बातों में। ठीक है बेटा, अब मैटर नहीं करता माही, एकदम बात सही है। अब ये बात मैटर नहीं करती ए और बी वाली, लेकिन इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं देखता हूँ कि हर साल बच्चे बात करते हैं, अपने टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं और उसके अलग अलग टाइप के आंसर दिए जाते हैं। ये भी बोला गया है कि मिसप्रिंट हो गया था एनसीईआरटी में, फिर एनसीईआरटी ने करेक्शन कर दिया है, तो नई एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कर सकते, वगैरह 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 कारण दिए जाते हैं। लेकिन जो उसका रियल रीजन है वो मैंने आपको बता दिया है। अब कोई सिस्टम फॉलो नहीं होता है प्रिंसी, बेटा ध्यान से सुना करो। ए और बी सिस्टम अब फॉलो नहीं होता है, अब सिंपल सिंपल लिटिल स्टार सिस्टम फॉलो होता है। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये वाला सिस्टम फॉलो होता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके डन, चलो इसको नोट करो। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ये बात मैंने आपको सिखा दी, ये ए और बी वाला आपको डाउट ना हो आगे से, है ना? तो चलो इसके बाद मैं चलता हूं और अब मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें आपको मॉड्यूल से आज अपनी कॉपी में आप नोट करोगे, जिससे कि मेरा समय फालतू की चीजों में कम वेस्ट हो। जैसे कि हम मॉड्यूल ले लें तो ध्यान से सभी लोग सुनेंगे बेटा। मॉड्यूल के अंदर कुछ नाम दिए हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 और पीरियड 7। और इनके लिए कुछ बातें लिखी हैं, है ना? क्या बातें लिखी हुई हैं? लिखा हुआ है कि एक इनकम्प्लीट, एक शॉर्टेस्ट, एक शॉर्ट है, एक शॉर्ट है, फिर लॉन्ग, लॉन्ग, फिर इनकम्प्लीट, इस टाइप से बातें लिखी हुई हैं। देखा आपने वहां पर मॉड्यूल में? झांको थोड़ा सा। अब चलो मैं जल्दी जल्दी आपको ये चीज बता देता हूँ, क्या है ये। देखो बेटा, जैसे कि उन्होंने लिखा, एक टेबल बना दिया। टेबल में लिखा है पीरियड, पीरियड के बाद लिखा है एन, कुछ लिखा हुआ है। एन का मतलब नंबर ऑफ शेल हो, शायद जो भी हो, वी आर नॉट कंसर्न। पीरियड सब शेल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके ऐसा लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड लास्ट वन इज दैट इज नेम ऑफ पीरियड। इट्स ओके, नेम ऑफ पीरियड। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जो आप यहाँ पढ़ रहे हो और आपको ज्ञान नहीं होता पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद। सो पीरियड 7 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 हैं टोटल पीरियड, है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की यदि बात करें, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर है, तो यदि बात की आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में 2 आते हैं, सेकंड पीरियड में 8 आते हैं, थर्ड पीरियड में 18 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर फिफ्थ पीरियड में भी आई सपोज 18 है, यहाँ पर 32 है, एंड सेवंथ पीरियड में दे हैव गिवन इट 26 इन द मॉड्यूल। अब यदि बिल्कुल रिसेंट देखा जाए तो इधर भी 32 हो गए, है ना? रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट में ही आ चुके हैं, लेकिन अभी बुक्स में शामिल नहीं किए गए ना, एनसीईआरटी में शामिल, इसलिए आप 26 लिख लो। लेकिन न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट में ये पूरा 32 हो चुके हैं, मैं आपको बताऊं। ठीक है बेटा? थर्ड में, हाँ सेकंड में 8 है, थर्ड में भी 8 है, सही बात है। क्योंकि थर्ड में क्या, हाँ थर्ड में भी 8 है, करेक्ट है बेटा, थर्ड में भी 8 है, फिर 18 18 32 26 कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो शॉर्टेस्ट शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्गेस्ट इनकम्प्लीट। सो दिस पीरियड इज शॉर्टेस्ट क्योंकि इसमें सबसे कम एलिमेंट है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, सो बोथ आर शॉर्ट।
इसमें 18 है, इसमें 18 है, सो दिस इज लॉन्ग, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग, इसमें 32 है तो दिस इज लॉन्गेस्ट एंड दिस इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट अभी एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन कायदे की बात ये अब ये कंप्लीट हो चुका है ना, ऐसा है। सो दिस इज लॉन्गेस्ट, सो व्हिच पीरियड इज लॉन्गेस्ट? सिक्स्थ पीरियड इज लॉन्गेस्ट। व्हिच पीरियड इज लॉन्गेस्ट बेटा? सिक्स्थ पीरियड इज लॉन्गेस्ट। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो आपको ये बात याद रखनी है। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी और सबने इस बात को नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। कुछ बातें दे रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप्स की, जैसे एल्कली मेटल किसको बोलते हैं, तुम लोगों ने कभी कभी तो पढ़ा होगा ये, है ना। ये नाम लिख देता हूं मैं फटाफट झटापट, और उसके बारे में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट कर दूंगा। टाइम वेस्ट है ये सब लिखना हमारे लिए, जैसे ये लिखा है शुद्ध टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। इसको आप अपने आप भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते थे, इसमें मैं आपको कुछ बड़ी नई बात तो नहीं बता रहा हूँ, है ना। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आई है जो अभी लिखी गई है, कोई बात नहीं, आप रुको, थोड़ी देर में हम पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलो तो मैं आपको जरा एलिमेंट्स के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले हम चले ब्लॉक केमिस्ट्री पे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, ऐसे करके कुछ शब्दों के बारे में हमको पता होना चाहिए, है ना बेटा। तो लेट अस डिस्कस फ्यू वर्ड्स, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दिया सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन में 1A है ना, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के डिस्कशन में सबसे पहले 1A, और 1A में कौन आता है? 1A में देखा जाए तो इसमें आते हैं एल्कली मेटल। एल्कली मेटल, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन समय के साथ पढ़ते रहेंगे। वैसे आपको पता है मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, है ना बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हैज वेरी हाई टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की जाए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है लिथियम की क्या होगी? लिथियम 3 होता है बेटा, तो लिथियम होगा 1s2 2s1। सोडियम 11 होता है, तो सोडियम विल बी 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यदि मैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूं, तो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 हो जाएगी, वेयर ns हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज एल्कली मेटल। क्लियर है बेटा? अब इसमें प्लीज क्वेश्चन मत पूछने लग जाओ यार, मतलब हर चीज में यदि क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पढ़ाएंगे यार, मतलब इतना सरल तो है, अब उसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हो। 1A में एल्कली मेटल है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का 1s2 2s1 है, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1 है। इसमें पूछने का क्या है यार, इसमें पूछने का क्या है? ये सब तो पढ़ा चुका हूँ ना मैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना डिटेल में तो पढ़ा चुका हूँ ना। जल्दी बोलो यार, इतना आया समझ में? जनरल कैसे आया यार, किसी का भी ले ले तू, देख 2s1 है 3s1 है, अगला लिखेगा तो 4s1 आएगा आउटर मोस्ट, उसके बाद देखोगे तो दिस इज जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब अगला लिखोगे तो 4s1 आएगा, उसका अगला लिखोगे 5s1 आएगा, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद 2A पे आ जाते हैं, है ना। 2A क्या होता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल, करेक्ट है। अब उसको देखा जाए तो वो भी मेटल है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, ये चैप्टर एस ब्लॉक में आएगा, है ना। इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं इसलिए एल्कलाइन बोलते हैं, और मेनली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं इसलिए अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी नहीं लिखा रहा हूँ, उसी चैप्टर में लिखाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि बेरिलियम 4 का देखा जाए तो कुछ लोगों को तो यही नहीं आता होगा बेरिलियम 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2। मैग्नीशियम क्या होता है? 12 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6
3s2 12 है ना। अब ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आप वैसे रोज रोज बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो नहीं बता सकता, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा कैसे आपको। तो आउटर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी इक्वल टू, बताओ भाई अब क्या होगा, ns क्या होगा। मैं बता रहा हूँ कुछ बच्चे बोल देंगे 100%, कुछ बच्चे बोल देंगे, कुछ बच्चे नहीं, ज्यादातर बच्चे इसको आप सही बता रहे हैं, और जो कि सही भी है, ज्यादातर बच्चों को आता है ना। ns क्या लिखूं ऊपर, ऊपर क्या लिखूं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns2 होगा। सो दिस इज ns2। ठीक है बेटा, समझाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अभी, ये तो कुछ भी नहीं है। ns2 हो गया आउटर जनरल इलेक्ट्रिक, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब आते हैं हम थर्ड ए पे बेटा। थर्ड ए की बात करें तो इसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, या फिर 13th ग्रुप है, और इसको बोलेंगे 13th ग्रुप। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्कीम बताई थी उसको जरा घूर लो, पता लग जाएगा। 13th पोजीशन पे था बोरॉन फैमिली। ठीक है, 3a और बोरॉन फैमिली, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, अब प्लीज मत पूछना ईसी क्या है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो बोरॉन 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम कितना होता है, 13 होता है, so that will become 1s2 2s2 2p6 3s1। तो क्या, सॉरी 2p6, ये तो 10 ही हुआ ना, 3s2 3p1 3s2 3p1। तो जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, will it be ns2 np1, आना बोलना पड़ेगा, will it be ns2 np1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या लगा हुआ है, ns2 np1। ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटम नंबर जो है उसके साथ लिखना आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है ना आउटर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के साथ जो भी लिखा हुआ है। अब आते हैं अपन 4a पे। 4a या इसको बोले 14th ग्रुप, या इसको मैं बोलूं कार्बन फैमिली। अब यदि आप कार्बन फैमिली को देखोगे तो इसमें कार्बन 6 आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दुनिया जानती है, 1s2 2s2 2p2 आ जाएगा। यदि कार्बन के नीचे सिलिकॉन को देखो तो वो 14 होता है, सो दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। सो जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या ns2 np2 हो जाएगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, आता है, मुझे पता आता है, कई मतलब मोस्ट ऑफ दी बच्चों को आ जाता है, तो सबको आना चाहिए लेकिन, और उसके लिए जरूरी क्या है कि सब लोग ध्यान से सुनो। इस टेस्ट में यदि बोनस वाले को मान लिया जाए, जो कि मैंने दे दिया है, तो अब तक मेरे पास रिपोर्ट है एक बच्चे के 180 में से 180 मार्क्स है, और 3-4 बच्चों के 170 करीब मार्क्स है। श्रेयांश तुम्हारा बेटा, तुम्हारे यदि बोनस कर दिया जाएगा तो 180 हो जाएगा क्या श्रेयांश? हाँ ओके ठीक है, खुशी अच्छा है बेटा, 156 कोई बुरा मार्क्स नहीं, अच्छा मार्क्स है ना। 165 विशेष का मार्क्स है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स आप दिखा रहे हो। अब देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, इसी क्लास में से 170 के ऊपर मार्क्स जो है 4-5-6 बच्चों का है, जिन्होंने मेरे को अभी तक बता चुके हैं ना। ऐसा भी होगा कुछ है कि बहुत ही कम मार्क्स होंगे, लेकिन हमको पता है कि हमको करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? पिछली बार से मार्क्स तो बढ़ गए आप लोग के, पिछली बार से तो आपके मार्क्स बढ़ गए रिलेटिवली, है ना। और बात बेटा मार्क्स की है ही नहीं, मैं आपको एक सच बात बोलूं, ये मार्क्स की जो बात ही है ना, यही खेल सबसे ज्यादा फर्जी खेल है, और यही फर्जी खेल की वजह से आपके साथ में बहुत धोखा भी होता है कई बार। मतलब मैं आपको बताऊं तो मार्क्स की बात नहीं होती है, बात क्या होती है, हमसे क्वेश्चन अच्छे लेवल के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अच्छे लेवल के क्यों? क्योंकि घटिया लेवल के क्वेश्चन तो किसी से भी बन जाते हैं यार, उसमें क्या है, वो तो डायरेक्ट पढ़ा दो, तुम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनने चाहिए, एक फील होनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, बस ये बात है। और यदि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, मार्क्स आए ना आए, मार्क्स तो कल के दिन आ जाएंगे, वो दिक्कत नहीं है कोई। मैं ही डिफिकल्ट पेपर सेट कर देता तो मार्क्स कम हो जाते, तो इसका मतलब क्या, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज कम हो गई? सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपकी वही रही जो की थी, सच बोलो तुम। मैं यदि चाहूं तो ये पेपर डिफिकल्ट सेट कर दूं,
तो आपके नंबर कितने आते हैं, आपके नंबर कम आते हैं रिलेटिवली। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो मतलब नंबर से नहीं है, मतलब सदैव कैसे है कि हमारी नॉलेज सही है कि नहीं है, हमें सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है। हम दूसरों की तुलना में अपने आप को कंपेयर करें, दूसरों की तुलना में कंपेयर करें तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। किसी का भी पेपर हमें दे दिया जाए, सिर्फ यही नहीं है कि एक जगह का पेपर हमें मिल रहा है, कोई सा भी पेपर दे दिया जाए, क्या हम उस पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? समझ रहे हो आप मेरी बात? एक न्यूट्रल पेपर को हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा है, और वो आप लोग करते रहा करो इस दौरान, जब चैप्टर चलता है ना उस दौरान आप यहाँ वहाँ चेक करते रहा करो कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। हाँ, आप ये चेक नहीं कर सकते हो जैसे कि एक्स क्लास और वाई क्लास। अब एक्स क्लास का पेपर यदि मान लो कोई एक्स क्लास के पेपर के मार्क्स कितने आए हैं उससे आप अपने आप को तुलना नहीं कर सकते, लेकिन एक जेड क्लास के पेपर पे एक्स और वाई क्लास का बच्चा अपने आप को कंपेयर कर सकता है। तो मेरा कंसेप्ट समझ में आया कि इसको भी डिटेल में समझो। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला एक जेड क्लास का पेपर एक्स और वाई क्लास के बच्चे यदि सॉल्व करें तो उनकी तुलना हो सकती है। समझ रहे हो बात को? तो हमको ये देखते रहना है आपस में, ठीक है ना? चलो, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2। इसके बाद में आगे देखें तो जनरल आउटर हो गया, खत्म, खेला बाबू। अब क्या आ जाएगा? 5A आ जाएगा। 5A और 15th ग्रुप, और ये है नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली को हम बोलते हैं पिनेकोजेंस। नाइट्रोजन फैमिली है ना बेटा? इसके कंपाउंड जनरली फर्टिलाइजर बनाने के काम आते हैं बेटा, है ना? यूरिया फ्यूरिया बनता है इनसे। सो इनको बोलते हैं हम पिनेकोजन। स्पेलिंग चेक कर लेता हूं मैं, PNICOGN। हाँ, यूज्ड एज फर्टिलाइजर मतलब यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करूं मैं आपसे तो जैसे नाइट्रोजन बेटा 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। तो मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लिख दूं क्या बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी वाली? आउटर वाली। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेटा NS2 NP3? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। अब मैंने फास्फोरस की नहीं लिखी, सेटिस्फाइड ना? अब इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली आएगा। आप सोचो ये कितना समय वेस्ट हुआ, कुछ इसमें आपने विशेष नहीं सीखा। 16th ग्रुप, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। 16th ग्रुप, और इनको क्या बोलते हैं? चैलोजेंस बोलते हैं। चैलोजेंस या ओर फॉर्मिंग। ओर समझते हो तुम लोग क्या होती है? ओर समझते हो ना? एलिमेंट्स अपने कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं नेचर में, ओर्स में, है ना? तो उसका मतलब होता है चैलोजेंस ओर फॉर्मिंग, ठीक है ना? तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करूं तो आप समझ गए होंगे, ऑक्सीजन 8 होता है, सो दैट विल बी 1s2 2s2 2p4। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4। याद रखना बेटा इसको, है ना? क्योंकि कल के दिन आपको कई बार प्रॉपर्टीज कंपेयर करने के लिए दे देंगे। एलिमेंट विद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2, फिर दूसरा दे देगा NS2 NP1 NS2 NP4। इनके आईपी का ऑर्डर बताओ। समझ रहे हो बात को? तो आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, चैल्को, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। हाँ हाँ हाँ, चैल्कोजेंस, सी लगा लेना बेटा। CHALCO, CHALCOGENS, चैल्कोजेंस और फॉर्मिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट हेलोजन है, आप समझ गए बात को, है ना? तो चलो अगली कहानी लिखो आप हेलोजेंस वाली। अपने आप लिखो, अपने आप लिखो। क्या क्या लिखोगे आप वहां पे? आप लिखना 7A, लिखना 7A। ऑक्सीजन फैमिली को 6A लिख लो, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। यहाँ पर लिख लो 6A। अब हेलोजेंस के लिए लिखो आप लोग 7A। फ्लोरीन फैमिली, और वहां पर लिखना हेलोजन। हेलोजन मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, हेलोजन मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेना। आई होप सो आप लोग कर पाओगे इतना, ठीक है?
अब लेफ्ट टू राइट यदि आप देखो तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको छोटा छोटा बताया है अभी, लेकिन किसका बताया? एस और पी ब्लॉक का ही बताया अभी, डी ब्लॉक का नहीं बताया। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका मैं बता चुका हूँ आपको, कब? जब आव-बाउ, हुंड और पॉली का नियम पढ़ाया था। ठीक है, चलो अब लेट अस कम ऑन टू द 17th ग्रुप। चलो कॉपी पे लिखो बेटा जल्दी से, 17th ग्रुप। सेवनटीन्थ ग्रुप इसको लिखना 7A हेलोजेंस, 7A हेलोजेंस है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है बेटा। और फैमिली जो होती है कौन सी होती है? फ्लोरीन फैमिली होती है ना। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np5। बोलो हो, खाना बोलना पड़ेगा यार, बोलो हो। क्लियर है? आ गया ना सबको? कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? एकदम परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है ना? उसके बाद में बेटा जीरोथ ग्रुप, जीरोथ ग्रुप इसमें आते हैं नोबल गैसेस, इसमें आते हैं नोबल गैसेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का ले लो, नियॉन 10 होता है, 1s2 2s2 2p6। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np6। याद रखना बेटा, इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों, है ना। जैसे आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है बेटा? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है? कम होता है कि बढ़ता है? डिक्रीज होता है। कम होता है कि बढ़ता है? डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ती है घटती है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ती है घटती है? एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ ना बोलना पड़ेगा। इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी ना। तो यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कंपेयर द electronegativity of elements with following electronic configuration. Configuration. All elements belong to same period. यदि एलिमेंट एक ही पीरियड का है तो n की वैल्यू सेम होगी, है ना। और उसने दे दिया ns1 ns2 ns2 np1 ns2 np5। कर पाओगे बेटा? कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of element with following electronic configuration, all element belong to same period, है ना। और ये दिया हुआ है आपको, कंपेयर कर सकते हो ना, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, बोलो बेटा हो जाएगा? आना बोलना पड़ेगा, बोलो बेटा हो जाएगा? हाँ। क्या आप बता सकते हो एलिमेंट किस किस ग्रुप के हैं? क्या आप इन एलिमेंट्स का कुछ नाम दे सकते हो? इफ द नेम ऑफ, इफ इसी क्वेश्चन में बोलूं, इफ नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम, व्हाट इज द नेम ऑफ अदर एलिमेंट्स?
If the name of first element is lithium, what is the name of other element? So this will be lithium, this will be beryllium, this will be boron, and this will be fluorine. ठीक है, चलो इधर ही लिख देता हूँ क्वेश्चन. In below written question, if NS1 is electronic configuration of lithium, then find the name of other elements. Find name of other elements. Solution. बेटा यदि NS1 लिथियम है तो NS2 क्या होगा? NS2 NP1 क्या होगा? NS2 NP5 क्या होगा? बोलो बेटा, बता सकते हो? It is beryllium, it is boron and it is fluorine. करेक्ट है? ऐसा कर लोगे जब भी आएगा आपको, ऐसा कर लोगे जब भी आएगा, कंपैरिजन के क्वेश्चन आएंगे, आपसे बोलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर कर दो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल दे देगा. समझे बात को? आपको करेगा, आपको बोल देगा NS2 हीलियम था, राइट? मेरे से गलती हुई. NS2 हीलियम है ना बेटा, मेरे से गलती हुई ना. NS2 हीलियम होगा? नहीं नहीं, NS2 हीलियम नहीं होगा. अच्छा ये लिथियम है तो मेरे से क्या पूछा था? NS2. एक मिनट रुक 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 रुक, मैं देखता हूँ. यदि NS1 लिथियम है तो NS2 क्या होगा? इट विल बी बेरिलियम. करेक्ट है ये. क्यों? क्योंकि लिथियम में N की वैल्यू क्या होगी? 2s1 होगी. बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया ये. समझे बात को? बेटा क्या है NS1? यदि लिथियम में NS1 का मतलब क्या होगा? 2s1 होगा. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना. बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, बात सही है? आउटर ये 2s1 है. यदि 2s1 उसने बोला NS1 लिथियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो NS2 किसका होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी ऑफ बेरिलियम. सेम पीरियड में बिलोंग कर रहा है तो बेरिलियम ही होगा. ओके, सेम पीरियड में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके चलो नोट कर लो इसको फटाफट, नोट कर लो फटाफट. तो ये था, थोड़ा सा आइडिया आपको दिया, हल्का सा आइडिया दिया आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल का. अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना वो उतना ज्यादा काम की नहीं है. सच बोलूं तो हमारा टाइम उन चीजों में वेस्ट हो रहा है जो बहुत अच्छी नहीं है कायदे से. ये सब तो आ ही जाता है समय के साथ में. मिटा दूं मैं इसको? शैल आई मिटाओ दिस? सर हीलियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है. कहाँ लिखा है बेटा हीलियम का? हाँ ये वाले में, ये तो नियॉन का लिखा है बेटा, हीलियम का नहीं लिखा है. वो एक्सेप्शन है हीलियम. यहाँ पे जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एक्सेप्शन है बेटा, नोबल गैसेस में. ठीक है ना? फॉर हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, सो दैट इज अ एक्सेप्शन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम सही लिखा है, NS2 NP6. नोबल गैसेस का यही होता है बच्चे. ठीक है बेटा? चलो, हीलियम इज अ एक्सेप्शन. तो ये हमने कुछ बात पढ़ी, ठीक थी. अब जो भी सुन रहे हो ध्यान ध्यान से सुनना, हर चीज हर बात. मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से आपको चीजें सुननी है, गड़बड़ नहीं करनी. गड़बड़ करोगे तो घोटाला हो जाएगा. ठीक है ना? चलो अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स अबव 100 करना है तो कैसे उनका नोमेनक्लेचर करें, है ना? तो लिखो टॉपिक, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. क्या सबने लिख लिया? nomenclature of elements having atomic number greater than 100. इस nomenclature की जरूरत क्यों पड़ी? एक एलिमेंट था बेटा 104, जिसका संख्या थी, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 104 था, उसका नाम पे लेके कंट्रोवर्सी हो गई. रशियंस ने उसका नाम कुर्चोटोवियम रख दिया और अमेरिकन ने उसका नाम रदरफोर्डियम रख दिया. आज उसका नाम रदरफोर्डियम ही है ना? तो IUPAC ने बाद में एक एग्रीमेंट किया. उन्होंने कहा जब तक इस्टेब्लिश ना हो जाए, जब तक इस्टेब्लिश ना हो जाए
कि एलिमेंट का नाम क्या है, किसने एलिमेंट को डिस्कवर किया, किसके आधार पर वो एलिमेंट का नाम रखा जाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, तब तक हम नाम अलग तरीके से रखेंगे, अपने मन से कोई नाम नहीं रखेगा, उसके लिए एक स्कीम बताई उन्होंने, है ना। तो 100 से ऊपर का आज कोई नया एलिमेंट जब डिस्कवर होगा तो उसका नाम कैसे रखा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। सो nomenclature of elements having nomenclature of elements having atomic number greater than, आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाओ जल्दी जल्दी, greater than 100, ठीक है। तो actually in past problem was arised as element having z बराबर 104 was named as Kurchotovium. Let me check the spelling. मैं नहीं चाहता हर बार की तरह मैं स्पेलिंग में कचरा कर दूं. Let me check the spelling. Kurchotovium और रदरफोर्डियम में दो नाम लिखे थे, but I just wanted to first see that spelling. हाँ, Kurchotovium, है ना. वैसे स्पेलिंग का ज्यादा कोई महत्व नहीं है ऐसा सच, है ना. Kurchotovium was named as Kurchotovium by Russians and Rutherfordium by Americans. ठीक है. IUPAC proposed, therefore IUPAC proposed a new scheme. ठीक है ना, जिसमें उन्होंने बोला कि नाम दो तरीके से लिखना है हमको, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स. ठीक है ना, दो तरीके से हमको नाम लिखना है. तो हमें नाम कैसे लिखना है समझना आप. जैसे कि मान लो डिजिट है मेरे पास और उसके लिए नेम और उसका एब्रीविएशन, मान लो डिजिट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है. करेक्ट है. नेम क्या होगा, यदि इधर लिखा मैंने तो आई विल राइट इट एज 0 है तो नील लिखूंगा और नील की जगह एब्रीविएशन एन आ जाएगा. 2 है तो बाई लिखूंगा, एब्रीविएशन बी आ जाएगा. सॉरी 1 था ये तो. 1 है तो अन लिखूंगा, एब्रीविएशन यू आ जाएगा. आई सपोज आई एम करेक्ट या. और 2 है तो बाई आएगा, एब्रीविएशन बी आएगा. 3 है तो ट्राई आएगा, एब्रीविएशन टी लिख देंगे. ठीक है, एब्रीविएशन ट्राई आएगा और एब्रीविएशन हम टी लिख देंगे. 4 है तो क्वाड आएगा और एब्रीविएशन क्यू लिख देंगे. 5 है तो पेंट आएगा, एब्रीविएशन पी लिख देंगे. हेक्स आएगा, सेप्ट आएगा, ऑक्ट आएगा और एन आएगा. एंड एच लिख दो, एस लिख दो, ओ लिख दो, ई लिख दो. आई सपोज सब कुछ मैंने सही लिखा है. ठीक है. और ये तो आएगा क्या, ये नाम आएगा काय में, प्रीफिक्स में. और फिर आखिरी में मैं सफिक्स में कुछ लिखूंगा. मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, उससे समझ में आ जाता है. जैसे मान लो मेरे पास 101 है तो एक प्रीफिक्स लिखूंगा और एक सफिक्स लिखूंगा. ठीक है. प्रीफिक्स में इनकी जो नेम है वो लिखूंगा. सबसे पहले 1 के लिए नाम क्या आएगा, अन. 0 के लिए नाम क्या आएगा, नील. और फिर 1 के लिए नाम क्या आएगा, अन. और आखिरी में लगा दूंगा IUM. तो टोटल नेम विल बिकम
अन, निल, अन, ईयम। क्या सबको बात समझ में आई? क्या सबको बात समझ में आई? 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, और आखिरी में IUM लगा दो। दिस वाज मोर देन सिंपल, है ना? डोंट से दैट, कोई भी ये मत बोलना नहीं आया समझ, मोर देन सिंपल है। 1 की जगह अन लिखना है, 0 की जगह निल लिखना है, और 1 की जगह अन लिखना है, और पीछे IUM लगा दे। इसको याद कर ले। अब सोचो, यदि 102 हुआ तो नाम क्या होगा? 1 की जगह अन, 0 की जगह निल, 2 की जगह बाई, और अब क्या लिखूंगा? IUM। लेकिन 2 बार आई नहीं लिखते, इधर आई को रिपीट नहीं करेंगे, तो मैं सिर्फ UM लिख दूंगा। 2 बार आई को रिपीट नहीं करते, सो जस्ट राइट UM। डोंट रिपीट आई ट्वाइस, तो मैं इधर लिख देता हूं IIUM। फिर यहाँ रॉन्ग लगा देता हूं, इधर लिख देता हूं डू नॉट राइट आई ट्वाइस। जस्ट आपको नाम लिखना है अन, निल, बाई, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 104 आ गया, है ना? तो नाम क्या हो जाएगा? अन, निल, वर्ड, ईयम। खत्म। अब लिख लोगे भाई? अब लिख लोगे सब लोग? 110 तक नाम लिख लोगे? खुद लिखना तो पड़ेगा। 110 तक खुद नाम लिख लोगे ना? बहुत बढ़िया, इजी है, सब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। इसको याद कर लो, क्वेश्चन पूछने की जगह इसको याद कर लो, तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मान लो कोई बोले 108 है, तो नाम हो जाएगा अन, निल, ऑक्ट, ईयम। चलो भाई, थोप लो इसको। उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। ये था 100 से ऊपर के जिनके नाम देने हैं, वो नोमेनक्लेचर कैसे देना पड़ेगा, देना रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया 112। एक बच्चा पूछ रहा है 112 हुआ तो कैसे नाम देंगे? लो भाई, 112 क्या? अन, अन, बाई, अम। खत्म बेटा। अन, अन, बाई, अननबियम। ठीक है बेटा। अब 206 मनस्वी क्या कर रही है बेटा? हम लोग कितने ऐसे ही लिखते रहेंगे, पागल थोड़ी ना बैठे बैठे लिखते ही रहेंगे। लो, बाई, निल, हेक्स, ईयम। ठीक है, अब देखो, पहले बोलोगे नाम लिखो, फिर बोलोगे होता है। 118 एलिमेंट है टोटल। चलो अब लिख लो। मैं नहीं बता रहा 110 को क्या बोलते हैं, खुद देखो। तुम लोग जब क्वेश्चन पूछने पर आते तो ऐसे क्वेश्चन पूछते मतलब कुछ भी। जब 10, 8, 4, 5 नाम हो गए, अब 110 पूछने की क्या जरूरत है? खुद लिख लो। बिल्कुल। मिटा दूं भाई? मिटा दूं? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, टाइम वेस्ट मत करो। मुझे ना बहुत बेकार लग रहा है ये क्लास, ये वाली पढ़ा के, क्योंकि इसमें कुछ भी मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। ये सब फैक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, और वो भी कैसे वाले, बहुत आसान, जो आप देख के खुद भी पढ़ सकते हो। मुझे अच्छा पढ़ाना है, मतलब कंसेप्ट भी है ना बेटा बहुत सारे पढ़ाने के लिए। ये तो क्या कोई बात ही नहीं, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है सब। चलो खैर, सिंपल भी पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया। पर अब आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, है ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में और भी थोड़े से फैक्ट्स लिखे हैं, बचे हुए हैं। ये हो गया, कहाँ तक हो गया? ये 100 तक के नाम हो गए। अब ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये पढ़ाता हूँ, है ना? लिखो बेटा टॉपिक, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। ठीक है, अभी मैं टेबल आपको याद कराऊंगा, पीरियोडिक टेबल पूरी, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। पहले कुछ बेसिक बातें पढ़ा लूं, फिर वो याद करा दूंगा, शॉर्ट फॉर्म बना के दे दूंगा हर चीज का। चलो भाई, अब आता है बेटा हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई
ग्रुप, पहले ब्लॉक लिखते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप. हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई ब्लॉक. राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. wherever last electron enters, wherever last electron enters, yeah, whichever subshell the last electron enters, wherever the last electron enters, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नेम ऑफ सबशेल. is the block to which element belongs, is the block to which element belongs. ठीक है ना. अब आप इसका एक्सेप्शन लिखिए. हीलियम, हीलियम 1s2 होता है लेकिन पी ब्लॉक में आता है. आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया हीलियम का, एस में गया. 1s2 आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस में गया, लेकिन आता वो पी ब्लॉक में. बोलो हो. क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना. अब ये एक्सेप्शन है, हीलियम इज अ एक्सेप्शन. ठीक है. इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है जो कि आपको लेटर पार्ट में आएगा, दैट इज थोरियम. थोरियम इज ऑल्सो एक्सेप्शन. इट इज अ ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन इसका कोई इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं होता है. तो खैर ये एक्सेप्शंस हैं दो, है ना. आगे बढ़ते हैं. लेकिन मान लो एक z बराबर 45 है, तो फाइंड द ब्लॉक, फाइंड द ब्लॉक. तो क्या सब बच्चे लिख सकते हैं, 45 है, फाइंड द ब्लॉक. तो क्या आप लिख सकते हो बेटा 45 के लिए स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली, पब्लिक स्कूल, दिल्ली. शायद यहाँ तक हो जाना चाहिए, 30 तक ही हो जाएगा. और 36 2 38 और फिर 10 48. क्या ऐसे कुछ देख सकते हो. अब तक कुछ ये बात समझ में आई. मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला पहला डी मतलब 30 तक आ जाता है. पी में 6 जाएगा, 2 जाएगा, मतलब 38 और 10 48. तो ये 1s, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s, ये 2p, ये 3p और ये 5p, ये 3d और ये 4d. बताओ बेटा किस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ. आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आना बोलना पड़ेगा यार. इंटेलिजेंट बच्चे ने तो अब तक आंसर निकाल लिया होगा. डी में जाएगा, क्योंकि 38 तक तो इधर ही हो गया था मेरे भाई. 38 तक तो इधर ही हो गया था. बोलो हो. मैंने आपको सिखाया ना 5p मतलब 36, 5p मतलब 36. बताया कि नहीं बताया बेटा. 1s2 मतलब 2, 2p6 मतलब 10, 3p6 मतलब 18, 4p6 मतलब 36, 36. बताया ना. तो ये 5 मैंने लिख दिया है, गलती से लिख दिया. ये 2 था, ये 3 था, ये 4 होगा बेटा. 4p6 मतलब 36. क्लियर थी बात सब लोगों को, आना बोलना पड़ेगा यार. तो हाँ क्रिप्टॉन तक आएगा, वो क्रिप्टॉन तक आ जाएगा. फिर 36 तक तो यही हो गया. फिर 2 इधर जाएंगे 38, बचे हुए इधर चले जाएंगे, इधर 10 जा सकते हैं. क्या आ गया समझ में सब लोग को. कितने बचे 7, तो 4d 7 डी में गया, डी ब्लॉक का एलिमेंट है. आना बोलना पड़ेगा यार. क्लियर है. मान लो किसी ने बोला z 76, z 76, फाइंड दी ब्लॉक, फाइंड दी ब्लॉक. निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो क्या. ब्लॉक निकाल लोगे, जो भी ब्लॉक में है. स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली, पब्लिक स्कूल, दिल्ली, पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली, दिल्ली, पब्लिक स्कूल है. तो 1s2 2s2, 1 2 3 4 5 6 7, 2p, 3p, 4p, 5p,
6p और यहाँ पे 3d 4d 5d 4f। ले भाई अब सोच 4p6 तक 36 था, 5p6 तक 54 था। जिसे याद नहीं है वो फिर अपना टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं। 5p6 तक कितना था? 54 था। याद दिलाया था कि नहीं दिलाया था? 54। तो ये कितना हो गया? 56 हो गया। अब ये 56 हो गया तो 14 और ऐड कर दे तो कितना हो गया? 70 हो गया। बोलो हाउ? 14 और ऐड कर दो 4p14 में तो 70 हो गया। अब जाना कहाँ तक है? 76 तक जाना। डी में कितने चले जाएंगे? 6 चले जाएंगे। हो गई कहानी खत्म। सुना कि नहीं सुना? मैं इससे भी ज्यादा शॉर्टकट आपको बताऊंगा, लेकिन जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है ना? अब आपको क्या होमवर्क करना चाहिए? आपको ऐसा कर लेना चाहिए 86 74 68 104 116 किस ब्लॉक में आएंगे? मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ये कि आप एक सेकंड में बता दोगे बिना कुछ लिखे हुए किस ब्लॉक पे आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप प्रैक्टिस करो। मैं आपको ऐसा भी बताऊंगा, ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप एक सेकंड में बता दोगे। आपको कुछ नहीं करना, ना पेन रखना ना कुछ करना। आप यूं ही बता दोगे किस में आ जाएगा, है ना? खुशी बेटा तू 156 नंबर लेके आई है, आलसी क्यों बनना चाहती है? कहते को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिना प्रैक्टिस किए क्या हम सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कन्वेंशनल मेथड पे चलो, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बिना कुछ किए आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले प्रैक्टिस करो। ये पांचों एलिमेंट आप बताना किस ब्लॉक में आएंगे। ठीक, तो ब्लॉक सबको क्लियर हो गया। जगह छोड़ दो 5 के लिए, जगह छोड़ दो 5 के लिए और खुद निकालना ब्लॉक किस में आएगा, है ना? और दे दूं क्या? 10 देता हूँ, शायद 10 में प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। तो आप 10 के लिए जगह छोड़ सकते हो, है ना? इधर लिख लो 56 और आप लिख लो यहाँ पे 35 98 और 65 1 2 3 4 5 6 और इधर लिख लो 19। ये ले बेटा, ये 5 हो। 10 अपनी कॉपी में सब लोग ब्लॉक निकालेंगे। 10 अपनी अपनी कॉपी में सब लोग ब्लॉक निकालेंगे। कसम उड़ाने छल्ले की जो झूठ बोलेगा उस पर बहुत पाप पड़ेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप सब लोग निकाल लोगे इनके ब्लॉक। आना बोलना पड़ेगा यार। आप सब लोग इनके ब्लॉक निकाल लोगे, निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है? ये सरल दिख रहा है मेरे को, मैं इसको 119 कर दूं क्या? हाँ 119 कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक अच्छा वाला दे दूं, एक अच्छा वाला दे दूं, है ना? तो यदि सेम स्कीम फॉलो जो अभी चल रही है, चलो 119 छोड़ो यार, हाइपोथेटिकल हो जाएगा। मैं आपको ऐसा करता हूँ, ये 109 कर देता हूँ। अब ठीक है, चलो भाई निकालना सब लोग। निकाल लोगे बेटा? मिटा दूं क्या? मिटा दूं क्या? मिटा दिया। ब्लॉक आ जाएगा सबको समझ में। ब्लॉक में करना क्या है? बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब आता है अगली बात, पीरियड कैसे देखते हैं? ब्लॉक तो देख लिया, अब पीरियड कैसे देखें? पीरियड देखने के लिए पीरियड भी बहुत सरल है। पीरियड में राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सी द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज द पीरियड टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स। खत्म। मतलब जो अभी किया वही करना है। उसमें सिर्फ आपको ये देखना हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आया है। जो भी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया हो वही पीरियड है। क्या सबको आ गई बात समझ में? तो लास्ट 10 सवाल में आपके पीरियड भी आ गए। ठीक, तो अब आता है पीरियड। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सी what is value of highest principal quantum number, highest principal quantum number। बस वही है। जैसे कि मैंने ले लिया कोई एलिमेंट z 35। ठीक है? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल 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 पब्लिक स्कूल दिल्ली
पब्लिक स्कूल, करेक्ट। 35 है 1s2 2s2 2p6, ये 3, ये 4s और ये 5s। ये 2p है तो ये 3p होगा और ये 4p होगा तो ये 3d होगा। 3d 10 मतलब 30 हो गया बेटा यहाँ तक, और 4p6 मतलब 36 हो गया यहाँ तक। खाना बोलना पड़ेगा यार। तो इसका मतलब 4p5 तक ही जाता, बोलो ना बेटा, 4p5 तक ही जाता ना, 4p5 तक ही जाता। तो ये 30 हो गया था और मेरे को 35 तक लेना था, तो मेरे पास लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता 4p5। इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आया इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? 4, तो इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। 4 है ना, तो इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। समझ ला, ब्रोमीन है ये, समझ ला, ब्रोमीन है ये। अब आप खुद ही निकाल लो, Z 82, Z 82, फाइंड पीरियड फॉर Z बराबर 82, 73, 47, 89, 39, 86, 107, 115। निकाल लोगे बेटा, निकाल लोगे बच्चों, है ना? आज प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है ना? ये आपको नहीं करना। अब आता है हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप। फर्स्ट स्टेप, ग्रुप जब भी आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट द ब्लॉक to which element belongs। आप पता लगाओ किस ब्लॉक को एलिमेंट बिलोंग करता है। तो पहला स्टेप ग्रुप पता लगाने का है कि पहले ब्लॉक पता लगाओ। जब ब्लॉक पता लग जाए, इफ एस ब्लॉक एलिमेंट, यदि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल with highest principal quantum number। जैसे एग्जाम्पल, मान लो रुबिडियम है 37, है ना? तो तूने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1, यही आएगा 36 और 137। ठीक, तो आपको बोला पीरियड निकालो इसका, तो पहले तो ब्लॉक पता लगाना पड़ेगा। तो ब्लॉक कौन सा हुआ? पहले तो ब्लॉक पता लगाना पड़ेगा। पीरियड पता लगाने के लिए प्राइमरी कंडीशन ब्लॉक पता लगाना। एस ब्लॉक हो गया। अब क्या लिखा है, जब एस ब्लॉक आइडेंटिफाई हो गया तो सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल विद हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप। Therefore, since 5s has 1 electron, since 5s has 1 electron, it belongs to first group। अब यही काम यदि मान लो किसी ने आपसे बोल दिया 30 कैल्शियम 20, थोड़ा छोटा वाला ले लिया, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सबसे पहले ब्लॉक पता लगाया। ब्लॉक एस ब्लॉक का है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं सब शेल में एस है। आना बोलना पड़ेगा यार, सही है कि नहीं है? एस ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। अब एस ब्लॉक का यदि एलिमेंट है तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखो। आउटर मोस्ट एस सब शेल में सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब शेल विद हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने हैं बेटा? 2 हैं, तो सेकंड ग्रुप।
सेकंड ग्रुप करेक्ट है। बस हो गया, खेला खत्म बाबू। ठीक है, यदि एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम पी ब्लॉक ग्रुप ऐसे पता लगाते हैं, है ना, तो हम ऐसे पता लगाते हैं, है ना। चलो इसके लिए भी बना देते हैं क्वेश्चन। मिटा दो इसको बेटा, मिटा दो, अभी पहले आपको पूरे सिखा दो बेटा, उसके बाद इस पे क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब लिखो, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, अभी तो सिर्फ एस ब्लॉक वाले का बताया ना, अभी पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक का भी तो बताया ना बेटा। इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, तो फिर हमें देखना है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन और पी के लिए है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब आता है, लिखो, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, सी number of electrons in S and P subshell with highest principal quantum number plus 10, that is the block, that is the group to which the element will belong, that is the group to which the element will belong। क्या अंतर है यहाँ पे पिछले वाले से? पिछले वाले में सिर्फ एस में गिने थे, आउटर मोस्ट एस में गिने थे, अब आउटर मोस्ट एस और पी में गिनने हैं। सुनो ना मेरी बात, तो आउटर मोस्ट एस और पी दोनों में गिनने हैं और उसमें प्लस 10 कर देना, जो भी नंबर आ जाए, दैट इज द ग्रुप टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स। बोलो हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से हर चीज समझ में आती है। 13, अब ये क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में गया मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट। बोलो बेटा, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में गया मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में गया मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट, तो ये स्टैब्लिश हो गया पी ब्लॉक का एलिमेंट है, करेक्ट है। अब इसका ग्रुप पता लगाना, तो ग्रुप क्या होगा, ग्रुप विल बी इक्वल टू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 3 + 10 बराबर 13, 13th ग्रुप आ जाएगा। बोलो हाउ, बोलो हाउ, अंग्रेजी गिनती आती है। सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस एंड पी सबशेल विद हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो, मैं चाहूं तो ऐसे आपको बोल सकता हूं आखिरी 2 में देख लो, लेकिन वो सही नहीं है टेक्निक, वो सही नहीं है टेक्निक। हमें देखना हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 10 कर दो, पी का ग्रुप पता लग जाएगा। पहला काम क्या करना है तुमको, पहला काम क्या करना है, आना बोलना पड़ेगा जल्दी से। पहला काम क्या करना है पहले बताओ, पहला काम क्या करना है, ब्लॉक पता लगाना। ब्लॉक यदि पता लग जाए उसके बाद आपको ग्रुप पता लगाना है ना। अब if element belongs to D block, if element belongs to D block, यदि एलिमेंट डी ब्लॉक का है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
in ns and n minus d subshell. Find out number of electrons in ns and n minus 1d subshell. Sum of them is the group number. जिन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आए उनको मैं बताता हूँ. जैसे मान ले बेटा तेरे पास है कोबाल्ट है, कोबाल्ट 27 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7. करेक्ट है, आना बोलना पड़ेगा यार. डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कैसे पता लगा? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया. डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कैसे पता लगा? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया. आना बोलना पड़ेगा. Because last electron enters d subshell, therefore it is a d block element. इसलिए d block का एलिमेंट. करेक्ट है. तो ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू ns में कितने हैं? 2. बोले बेटा 4s2 और n-1. ये हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? ये हुआ n क्या है? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेयर n इज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो 4s में 2 हुए बेटा, आना बोलना पड़ेगा. और 3d में कितने बच्चे? 7. तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 7 इज इक्वल टू 9. तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हें ही देखना है. सबसे पहले देखना है ब्लॉक क्या है. ब्लॉक तुम्हें पता लग गया डी ब्लॉक है भाई, ब्लॉक तुम्हें पता लग गया डी ब्लॉक है. अब ये देख लो आप कि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ एस में कितने इलेक्ट्रॉन है और उससे जस्ट अंदर वाले डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनको सम कर दो. दैट इज इट. फॉर एग्जांपल मान लो यहां मैं ले लूं आपके लिए पैलेडियम. पैलेडियम बेटा 46 होता है. तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैलेडियम का लूं क्या? एक्सेप्शन होता है वैसे ही पैलेडियम. अब फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, पैलेडियम से एक्सेप्शन है इसलिए, है ना. छोड़ो, ये नहीं लेता. मैं इधर लिखता हूँ Z बराबर 45, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैंने आपको 22 के 22 एक्सेप्शन नहीं पढ़ाए. इस ग्रुप नंबर का एक्सेप्शन नहीं था, ये तो हो जाता सॉल्व, लेकिन ठीक है Z45 ले लिया. सो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. कितने हो गए? 30. 4p6 5s2 और अब आ जाएगा 4d. स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फिर दिल्ली. सही है. अब ये कितना हो गया? 38. तो ये 7 आ जाना चाहिए. सही है, 7 आ गया. अब बोलो बेटा क्या होगा इसका ग्रुप नंबर? आना बोलना पड़ेगा, ग्रुप नंबर बोलना पड़ेगा. ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर क्या होगा? सेम 9. ठीक है. तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ 43 कर देता हूँ, है ना. इधर 43 करने का मतलब ये 38 मतलब ये 5. तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 7. नहीं तो दोनों एक ही हो जाते ना. तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 7. क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बचा सिर्फ एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक का एक ही ग्रुप होता है 3, थर्ड ग्रुप, और कुछ नहीं होता है. एफ ब्लॉक पूरा पूरा एक ही जगह होता है, थर्ड ग्रुप में होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा आसान है. उसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. टाइम हो गया. हाँ टाइम हो गया आज का. तो आज का पूरा लिटरेचर सबको क्लियर है? क्या आप लोग होमवर्क कर लोगे? थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे? थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे? सही है. चलो फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसके बाद में. ठीक है ना. चलो टाटा बाय बाय, सी यू. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बहुत सारी पढ़ाई करते रहें. अब की बार टेस्ट में ज्यादा बच्चे और 180 में से 180 स्कोर करेंगे. मेरा टारगेट था इस बार कम से कम एक बच्चा तो करे 180. मेरी समझ में 2 बच्चों का रिकॉर्ड आ रहा है 180 का. मैं चाह रहा हूँ सब लोग और अच्छा करें, है ना. चलो बेटा बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय.